स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना से बचाव की और बात होगी कोरोना महामारी के बीच पानी में कोरोना फैलने और कोरोना के नए रूप की। कोरोना की दूसरी लहर ने देश भर में कोहराम मचा रखा है। कोरोना महामारी के फैलने को लेकर स्टडी में अब तक कई चीजें सामने आई हैं। अब लखनऊ के सीवर के पानी में कोरोना संक्रमण ने सबको चौंकाया है। एसजीपीजीआई के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने 3 जगह से सीवर के पानी के सैंपल कलेक्ट किए थे। इनमें से एक जगह के पानी में कोरोना वायरस मिला है। एसजीपीजीआई के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर उज्ज्वला घोषाल ने इस बात की पुष्टि भी की है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ ने रिसर्च स्टडी शुरू की थी। देश भर में अलग अलग शहरों से पानी में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए सीवेज सैंपल कलेक्ट किए गए थे। सीवेज सैंपल टेस्टिंग के लिए देश में 8 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें से एक लखनऊ एसजीपीजीआई भी है। लखनऊ में रुद्रपुर, खदरा, घंटाघर, मछली मोहाल से सैंपल लिया गया था। 19 मई को सीवेज सैंपल में वायरस की पुष्टि होने के बाद इसकी रिपोर्ट बनाई गई है। ये रिपोर्ट एनआईवी को भेजी गई है, जो आईसीएमआर को रिपोर्ट भेजेगा। पानी में मौजूद वायरस से संक्रमण फैलेगा या नहीं, यह अभी रिसर्च का विषय है। अब यूपी के अन्य शहरों से भी सैंपल जुटाए जाएंगे। इसी बीच लोगों के दिलों में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आज अपने खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में इन्हीं सवालों के जवाब लेंगे और इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर का एक पैनल भी जुड़ेगा, जिनसे हम कई सवाल करेंगे, जैसे क्या साफ पानी में भी जिंदा रहता है कोरोना? इसके साथ ही साथ पानी में कब तक जिंदा रह सकता है कोरोना? क्या पानी से भी फैल रहा है कोरोना वायरस? क्या कोरोना वायरस फिर बदल रहा है रूप? तो आज के हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं पानी में जिस तरह से कोरोना वायरस मिला है। ऐसे में कई लोगों के मन में अब ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि यदि पानी में कोरोना वायरस मिला तो किस तरह से अपना बचाव संभव हो पाएगा, और यदि ये वायरस पानी में रहता है तो क्या ये व्यक्ति को उसी तरह संक्रमित कर सकता है जैसे हवा में फैले वायरस का संक्रमण लोगों पर होता है। ये सवाल बहुत गंभीर भी है और साथ ही साथ लोगों के मन में ये घर भी कर रहा है। किस तरह से वायरस अपना असर दिखाएगा पानी में, क्या इसका असर हम पर होगा या नहीं होगा, इन तमाम सवालों के जवाब हमारे आज के कार्यक्रम में मिलेंगे। और उसके लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल जुड़ेगा। डॉक्टर सूर्यकांत, वरिष्ठ चिकित्सक, केजीएमयू, कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर विकास मिश्रा, एचओडी माइक्रोबायोलॉजिस्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर नीरज कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट, कानपुर से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर विकास, आपके पास आऊंगी। और आज जो हम विशेष तौर पर बात करने वाले हैं, जो नई स्टडी सामने आई है एसजीपीजीआई में, जो सैंपल कलेक्ट किए गए थे सीवेज के पानी के, उसमें वायरस मिला है। अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या पानी में जो वायरस रहता है वो कोरोना फैला सकता है? जी मैडम, इसको हम लोग एनवायरनमेंट सैम्पलिंग बोलते हैं। एनवायरनमेंट सैम्पलिंग कोई नई चीज नहीं है, बहुत पहले से हो रही। जब हमारे यहाँ पोलियो था तो पोलियो के लिए भी हम लोग वाटर का एनवायरनमेंट सैम्पलिंग करते हैं। दूसरी चीज ध्यान रखने वाली है कि एक जगह से आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया है। अब ये आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये नहीं कि वायरस ही आपको डिटेक्ट हुआ है उसमें। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप भी अभी तक शोध हुए हैं उसमें पाया गया है कि जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उनमें से राउंड अबाउट 50% केसेस में वायरस स्टूल से शेड ऑफ होता है, फीसेस से शेड ऑफ होता है। अब ये फीसेस सीवर लाइन के द्वारा नदियों को संक्रमित करती है। इसी को एनवायरनमेंट सैंपलिंग में लिया गया है। जनरली एनवायरनमेंट सैंपलिंग में जो आरटीपीसीआर करते हैं उसकी सीटी वैल्यू 35 के ऊपर आती है, यानी बहुत ही डाइल्यूटेड होता है अमाउंट। अब ये आरटीपीसीआर जो हुआ है, क्या ये प्रोटीन कंटेंट है या ये लाइव वायरस है? अगर लाइव वायरस डिटेक्ट हुआ है तो इसकी सीटी वैल्यू क्या है, ये जानना जरूरी है।
इन जनरल, वैसे ये नया वायरस है, इसके बारे में अभी और शोध की जरूरत है, लेकिन इन जनरल ये कोई एक प्रोटीन कंटेंट होगा जो कि डिटेक्ट हुआ होगा, इसकी सीटी वैल्यू जानना बहुत जरूरी है और अभी इसमें और शोध की जरूरत है। जी बिल्कुल, यानी कि अभी हमें ये मानना चाहिए कि जिस वायरस की हम बात कर रहे हैं वो लाइव वायरस है या नहीं, इस बारे में अभी हमें रिसर्च का इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीरज, आपके पास आऊंगी और कोरोना को लेकर जो तमाम तरह के लक्षण हैं उनमें अब एक लक्षण कई लोगों को ये पेश आ रहा है कि सीने में कई बार भारीपन लगता है या लोगों को कई बार घबराहट या हलचल भी महसूस होती है। क्या ये कोरोना का एक लक्षण हो सकता है और यदि ऐसा कुछ लक्षण लोगों को फील होता है तो क्या उन्हें टेस्ट के लिए जाना चाहिए? निश्चित रूप से ये कोरोना का एक अब तो इसको हम बोलेंगे कि ये बड़ा ही कॉमन लक्षण हो गया है कि आपके सीने में दर्द के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, वो उनका सीने में भारीपन है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कुछ लोग डायरेक्टली चेस्ट पेन लेकर, सीवियर चेस्ट पेन लेकर प्रेजेंट करते हैं, जैसे हार्ट अटैक का पेन होता है उसी तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कोरोना के लक्षणों में सीने का दर्द और सीने में भारीपन एक बहुत ही व्यापक रूप से फैला हुआ लक्षण है। अगर इस तरह की शिकायत किसी ऐसे व्यक्ति में हो रही है जिसको पहले से कोई बीमारी नहीं है तो निश्चित रूप से उसको कोरोना के बारे में सोचना चाहिए और कोरोना की जांच करानी चाहिए। जी बिल्कुल। और इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर सूर्यकांत, वरिष्ठ चिकित्सक KGMU भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर सूर्यकांत, आपसे ही अगला सवाल मेरा ये है, आज हम विशेष तौर पर बात करने वाले हैं जिस तरह से सैंपल किए गए सीवेज वाटर में कोरोना वायरस की जो पुष्टि की गई है SGPGI के द्वारा। ऐसे में अब लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई पानी से भी वायरस का फैलाव हो सकता है और पानी में वायरस जो होता है वो लाइव वायरस है या डेड वायरस है। इसको लेकर अभी हमारी बातचीत हुई है डॉक्टर विकास मिश्रा जी से। उनका कहना है कि लाइव वायरस है या डेड वायरस, इसको लेकर रिसर्च बाकी है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि लोगों को कितना डरने की जरूरत है यदि पानी में कोरोना वायरस पाया जाता है तो? लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है और मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि सीवेज के पानी में कोरोना वायरस उपस्थित होता है, ये कोई नई घटना नहीं है, नई चीज नहीं है। ये तो एक रिसर्च का हिस्सा है, पिछले साल भी पाया गया था। कोरोना वायरस में ये भी प्रूवन हो चुका है कि स्टूल यानी व्यक्ति रोगी, कोरोना से ग्रसित रोगी का जो मल मूत्र दोनों है उससे कोरोना वायरस पास होते हैं, लेकिन वो संक्रमण करते हैं, वायरस को फैलाते हैं, ये आज तक किसी शोध में सिद्ध नहीं हुआ है। आप मेरे 1 साल नहीं 15 महीना पहले का मेरा वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने कहा है कि कोरोना का संक्रमण सिर्फ 3 तरीके से होता है। एक, संक्रमित व्यक्ति से, दूसरा संक्रमित वायु से और तीसरा संक्रमित वस्तु से। 15 महीने के बाद चौथी कोई ऐसी चीज नहीं निकली है जिससे संक्रमण का खतरा निकला हो। संक्रमित व्यक्ति से खतरा होता है, इसीलिए 2 गज की दूरी रखी जाती है। संक्रमित वायु से खतरा होता है, इसीलिए मास्क लगाया जाता है। संक्रमित वस्तु से खतरा होता है, इसीलिए आप दिन भर वस्तुएं छूते रहते हैं, कभी टेबल, कभी चेयर, कभी कुर्सी, कभी फाइल, इसीलिए कहा जाता है बार बार हाथ धोइए। आप मुझे बताइए, इन 3 चीज के अलावा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में कोई चौथी चीज डाली गई है? नहीं डाली गई। इसलिए लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि ये कोई नई रिसर्च या नई कोई शोध, नई कोई घटना नहीं है, ये सामान्य चीज है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के आधार पर देश के 8 स्थानों पर कहा गया कि आप इस सीवेज वाटर में देखिए, और उन्होंने दिखा दिया कि हाँ भाई कुछ पॉजिटिविटी आ रही है। वो तो पहले से आ रही है, पहले से चल रहा है, कोई इसमें एक कोई नई घटना हुई हो मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूं। और लोगों को बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है, घबराने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। डॉक्टर सूर्यकांत, आपके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे बने रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर नीरज और डॉक्टर विकास, आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का और अपने दर्शकों को लगातार हम बता दें कि आज के हमारे हेल्थ कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं कोरोना वायरस यदि पानी में पाया जाता है तो क्या हमें उससे घबराने की जरूरत है। इसके अलावा यदि आपके भी कुछ सवाल हैं, कोरोना को लेकर कुछ जानना चाहते हैं, कोई मरीज है जिसके बारे में आप सलाह चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।
खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। पीजीआई में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। अभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज हम बात कर रहे हैं पानी में कोरोना वायरस जो मिला है उसको लेकर क्या हमें डरने की ज़रूरत है या हम सब सेफ हैं और इसके माध्यम से हमें कोई खतरा नहीं है। ये जानकारी हमारे आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी यदि कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर का पैनल मौजूद है। डॉक्टर सूर्यकांत, वरिष्ठ चिकित्सक KGMU हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर विकास मिश्रा, HOD माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और डॉक्टर नीरज कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, अगला सवाल मेरा यहाँ पर ये है, पानी में हालांकि आपने आश्वस्त कर दिया है कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो बड़ी मात्रा में लाशों को दफन किया गया है गंगा के किनारे या और भी कई घाट हैं जहां पर लाशों को दफन किया गया, दफन करने के साथ ही साथ विसर्जित भी किया गया है, गंगा में बहाया गया है लाशों को। हालांकि लोगों का कहना है कि इससे भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि लोग गंगा में नहाने के लिए भी जाते हैं या गंगा में हाथ या पैर डालने के बाद यदि वो हाथ या पैर को हम अपने नाक मुंह में लगाते हैं, आँख में लगाते हैं, तो क्या उससे हमें डरने की ज़रूरत है? जी डॉक्टर सूर्यकांत, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपके पास वापस आएंगे लौट के। डॉक्टर विकास मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर विकास, आपसे सवाल है मेरा, जिस तरह से मैं डॉक्टर सूर्यकांत जी से ये जानने की कोशिश कर रही थी, पिछले दिनों ऐसा बहुत देखा गया है कि गंगा में एक भारी संख्या में लाशों को बहाया गया है। ये जो तमाम लाशें यदि कोविड पेशेंट की हो
तो क्या इन लाशों के माध्यम से गंगा के पानी में कुछ संक्रमण होता है, और यदि उस पानी में व्यक्ति स्नान के लिए जाता है या पानी में हाथ पैर डालने के बाद उसे हम अपने आंख, मुंह और नाक में टच करते हैं, तो क्या हमें खतरे की संभावना या संक्रमण का खतरा बना रहता है? देखिए, नदियां जहां कहीं भी हैं और सीवेज जहां कहीं भी नदियों में जा रहा है, इसका मतलब आपके न केवल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पर अलग अलग फफूंद और ये सब भी आपके पानी में संक्रमित हो रहे हैं। तो आपको इन जनरल वैसे भी बोला जाता है कि जो नदी का पानी है या वो है, आप उसका प्रयोग ना करके आप फिल्टर वाटर या आरओ वाटर का प्रयोग करें। अगर आपके यहाँ फिल्टर अवेलेबल नहीं है तो पानी को उबाल के पिए। तो ये चीज इस पे भी लागू होती है कि भाई जो सीवेज आपका मल जो है वो आपका अगर नदी में पहुंच गया है तो उसमें कोविड को तो छोड़ दीजिए, अलग कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं, कई और बैक्टीरिया होते हैं जो पानी को संक्रमित कर देते हैं और वो पानी से आपकी कंजंक्टिवा या स्किन में आके स्किन डिजीज कर देते हैं, आंख के द्वारा आंख में भी इंफेक्शन कर देते हैं। तो ये तो एक जग जाहिर है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे हम और लगातार कई सवाल आ रहे हैं। डॉक्टर नीरज, अगला सवाल मेरा ये भी है, कई बार लोगों का कहना है कि सीवर के पानी में मिला है, ये तो रिसर्च अभी भी जारी है, क्या साफ पानी में भी हो सकता है, और क्या साफ पानी में यदि है तो कितने समय तक ये वायरस जिंदा रह सकता है? सीवेज में मिलना, जैसे सर ने एकदम क्लियर कर दिया है कि सीवेज में वायरस का मिलना एक कोई नई घटना नहीं है। जितने भी प्रोटीन, बैक्टीरिया, वायरस जो भी हमारे बॉडी से शेड होते हैं तो वो मल और मूत्र दोनों के थ्रू जो है शेड्स होते हैं और वो सीवर वाटर में आराम से मिल सकता है। जहां तक उनके सर्वाइवल का प्रश्न है तो कोरोना वायरस के लिए स्पेसिफिकली मैं बता दूं, जो रिसर्च हुई है उसमें बताया गया है कि जितना जल्दी टेम्परेचर इंक्रीज करता है उसकी वायबिलिटी, मतलब से जिंदा रहने का खतरा उतना ही कम होता जाता है। 20 डिग्री से अगर 25 डिग्री या 30 डिग्री हो जाएगा तो उसकी वायबिलिटी 1 या 2 दिन की रह जाती है। इसी तरह से जो साफ पानी है, जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, तो ड्रिंकिंग वाटर में क्योंकि हम लोग के जो सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, वो प्यूरेटेड होती है, जो चाहे वो नगर निगम के थ्रू हो या हमारे किसी भी जो सरकारी सप्लाई है, तो वो क्लोरिनेटेड वाटर होता है। तो क्लोरिनेटेड वाटर जो है वो इतना इफेक्टिव माना गया है कि वो कोरोना वायरस को आपके को पहले ही खत्म कर देता है। तो अगर हम डायरेक्ट जो सप्लाई वाला वाटर है उसको भी अगर जांच की, जैसे पहले कई जांच की जा चुकी है, तो उसमें कोरोना वायरस के जिंदा रहने का कोई भी सबूत अभी तक नहीं मिला है। तो पीने के पानी को लेके हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान इतना रखना है कि एक जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात की जा रही है उसका हम लोग पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि मल से फैला हुआ, अगर जैसे पहले बोला गया है, क्योंकि जो गाइडलाइन है वो कहती है कि जितने भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो या तो टॉयलेट बाथरूम को सबसे बाद में इस्तेमाल करें या फिर उनके लिए एक अलग से टॉयलेट बाथरूम हो, जिससे कि जो थोड़ी बहुत संभावना जिसका भी डर रहता है कि वो फैल सकती है तो वो भी ना हो। लेकिन पानी को लेके, पीने के पानी को लेके अगर हमारा पानी साफ है और वो हम साफ पानी पी रहे हैं तो उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर नीरज, अगला सवाल भी मेरा आपसे ही है। दिल के रोगियों को लेकर आजकल खास तौर से सतर्क रहने को बोला जा रहा है और कई बार लोगों के मन में शंकाएं भी होती है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि दिल के रोगी जो हैं, हार्ट पेशेंट जो हैं, उनको कोरोना को लेकर खतरा क्यों है और वो अपनी सावधानी कैसे बनाए रख सकते हैं? ये प्रश्न मुझसे है? जी डॉक्टर नीरज से मेरा ये प्रश्न है। दिल की बीमारी को लेकर मैं आपके साथ इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। अभी क्या है कि जैसे दिल के बारे में हम लोग पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं और ये एक प्रूवन है, ये सिद्ध हो चुका है कि कोरोना बीमारी जो है वो दिल के रोगियों के लिए बहुत ही घातक है। इवन सामान्य लोगों में भी जिनमें पहले से दिल की कोई बीमारी नहीं है, उसमें भी काफी संभावना है कि उनमें नई तरीके से दिल की बीमारी पैदा हो सकती है, क्योंकि ये बीमारी हमारी शरीर की नसों के अंदर खून के थक्के बना रही है। तो वो दिल हो चाहे हाथ हो पैर हो, एक भारी मात्रा में पेशेंट्स अब आ रहे हैं जिनके की हार्ट पेन हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। अब सेकेंड जो हमारी वेव आई है उसमें नया ट्रेंड आया है। हम रोज हमारे जो जितने अभी जबकि ओपीडी में पेशेंट्स कम आ रहे हैं, उसके बावजूद पर डे ओपीडी में 1 से 2 पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको कि पहले कोरोना हो चुका है और उनके हाथ और पैर काले हो गए हैं क्योंकि उसमें खून का बहाव अवरुद्ध हुआ है।
तो ये एक बड़ी ही भयानक बीमारी है जो कि हार्ट के साथ साथ हमारे दिमाग और हाथ और पैर इनकी नसों को भी बंद कर रहे हैं। तो इसमें एक निश्चित रूप से एक सावधानी की जरूरत है। और मेरा जो मानना है, मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी पेशेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, उनके जो खून जमने वाला जो हमारे लक्षण होते हैं शरीर में, जिसको कोगुलेशन प्रोफाइल बोलते हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप 2 या 3 महीने तक कोविड के बाद इकोस्प्रिन का सेवन जरूर करें, जिससे कि ये सब बीमारियां जो बाद में लक्षण आ रहे हैं वो कम हो जाएं। तो अपने डॉक्टर से बात करके अगर आप इकोस्प्रिन लेते हैं, जो कि आपके शरीर में खून के थक्के जमने की संभावना कम कर देगी, तो निश्चित रूप से इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर सूर्यकांत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगला सवाल मेरा डॉक्टर सूर्यकांत से है। डॉक्टर सूर्यकांत, आज हम विशेष तौर पर बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से पानी को लेकर हमें क्या सावधान रहने की ज़रूरत है। आपने हालांकि साफ तौर पर हमारे दर्शकों को इस बारे में जानकारी दे दी है कि हमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से लगातार पिछले 1 साल के दौरान हमारा बिहेवियर बना हुआ है, घर में भी अक्सर लोग सामान लेकर आते हैं तो उसे सैनिटाइज कर रहे हैं, धो रहे हैं। हालांकि वेजिटेबल्स और बाकी जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनके लिए साफ तौर पर कहा गया है कि आपको सैनिटाइज तो बिल्कुल नहीं करना है। इस मामले में अगला सवाल मेरा ये है कि जब मार्केट से आप सब्जियां, खासतौर से सब्जियां या फ्रूट्स लेकर आते हैं और यदि वो किसी कोविड पेशेंट के द्वारा आपको दिया गया, क्योंकि हम ये जानकारी रख नहीं सकते कि जिस रिटेलर से या जिससे हम सामान लेकर आ रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, तो उन चीज़ों को लाकर जब हम पानी से धोकर उनका इस्तेमाल करते हैं तो उतना ही हमारे लिए पर्याप्त है या कुछ और करने की ज़रूरत है? क्या वायरस वाटर के साथ धुलकर निकलता है या वहाँ पर भी खतरा बना रहता है? देखिए, इसका उत्तर तो प्रियंका जी हम देंगे। एक कनेक्टिविटी लॉस हो गई थी, उसमें जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैं 1 मिनट में पूरा कर देता हूँ। जी बिल्कुल। बहुत लोगों को ये भ्रम है कि जो कोरोना का पेशेंट मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी आपको कोरोना से संक्रमित कर देगी। ये पूरी तरह से निराधार है, पूरी तरह से गलत। मैं आपको बताऊं कोरोना फैलता है कैसे। कोरोना संक्रमित व्यक्ति जब खांसता है तो करोड़ों वायरस उसमें से निकलते हैं एक बार के खांसने से। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति जब छींकता है तो लाखों वायरस निकलते हैं उसकी छींक से। कोरोना वायरस जब मास्क नीचे करके बात करता है तो बातों से ही हजारों वायरस उसके निकलते हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के कौन से देश का मुर्दा खांसता है, मुर्दा छींकता है या मुर्दा बात करता है? अगर मुर्दा ऐसा करता है तो कोरोना जरूर आपको फैला देगा, नंबर 1 बात। दूसरी बात, कोरोना वायरस को अपने जिंदा रहने के लिए यानी अपने सर्वाइवल के लिए जिंदा आदमी चाहिए, मुर्दा नहीं। जिंदा में वो सर्वाइव करता है, उसको जिंदा आदमी की कोशिका चाहिए शिकार करने के लिए, उसमें सर्वाइव करने के लिए। मुर्दा में उसका जोर नहीं चलता है, मुर्दा में वो खुद ही मुर्दा हो जाता है। मैक्सिमम देखा गया है एक डेड बॉडी के अंदर कि 4 घंटे तक किसी सिक्रीशन में, नेजल सिक्रीशन या माउथ सिक्रीशन या कोई भी सिक्रीशन में, बॉडी के किसी भी सिक्रीशन में मैक्सिमम सर्वाइवल इज 4 आवर्स। तो अगर डेड बॉडी को डेड हुए 4 घंटे हो गए हैं, उसमें कोई सोर्स कोरोना का नहीं है और फिर भी आप डर रहे हैं कोरोना होने से, तो भाई अगर सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन पानी घोल के उसको नहला दीजिए, हो गया कोरोना की डेड बॉडी का सैनिटाइजेशन। तो ये जो भ्रम से आपने नदी में डेड बॉडी फेंकी या उनको नहीं प्रॉपर दाह संस्कार किया, ये गलत है। उनका डरिए मत, उनका प्रॉपर दाह संस्कार करिए। मुर्दा ना बोलता है, ना छींकता है, ना खसता है, इसलिए कोरोना नहीं फैलाता है। एक बात। दूसरा, आपने कहा देखिए पिछली बार हमें कोरोना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हम हो, नीरज जी हो या डॉक्टर विकास हो, किसी ने मेडिकल कॉलेज में जब पढ़ा तो कोरोना के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया गया था। जो कुछ हम लोगों ने ज्ञान अनुभव किया है, यानी 15 महीने पहले प्रियंका जी जितना आप कोरोना के बारे में जानती थी उतना ही डॉक्टर सूर्यकांत जानते थे। 15 महीने के अंदर जो हम लोगों ने ज्ञान अनुभव प्राप्त किया है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि देखिए सब्जी तो हम बनाते हैं, वो हर कोई सब्जी कच्ची तो खाएगा नहीं, उबाल के बनाई जाएगी, छौंक के बनाई जाएगी, मतलब वो अच्छी खासी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हीट की जाएगी। और जैसा अभी डॉक्टर नीरज ने बताया कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से और 56 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच पे तो बिल्कुल मौत हो जाती है कोरोना की। तो इसलिए उसमें तो कोई खतरा नहीं है। बाकी चीजें आप लाए हैं, छोटा मोटा सैनिटाइजर है, ऊपर जो पैकिंग वैकिंग होती है उसमें कर दीजिए, लेकिन इनका भी कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। फल भी आप धुल के और काट के छील के ये सब करके खाएंगे तो ये जो पिछली बार जितना डर था, भय था, वो सब खत्म हो चुका है। अब इतना डर भय करने की जरूरत नहीं है।
केवल और केवल टीका के पहले भी, टीका के बाद भी। हाँ, टीका का बारी आए जरूर लगवाइए, और टीका के पहले और टीका के बाद केवल 3 चीजें हैं पूरी दुनिया में जो प्रचलित हैं, आपको बचा सकती हैं। वो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की 3 चीजें, जिसमें डॉक्टर सूर्यकांत ने एक और जोड़ रखी है। वो 3 चीजें वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की कही जाती हैं कि बाहर निकलिए तो मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बना के रखिए, जहां मौका मिले वहां हाथ पानी से धो रखिए। एक चीज और डॉक्टर सूर्यकांत ने जोड़ी है, जो कि हमारे भारत में गुलामी की परंपरा को दर्शाती है। बहुत हम उससे आश्वस्त हो, जब तक हम मेले वाले से हाथ नहीं मिला जाते हमारा कलेजा ठंडा नहीं होता। तो प्लस कलेजा को ठंडा होने की कोशिश मत करिए, नमस्ते ही करते रहिए। भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व नमस्ते से होता है, हाथ मिलाने से नहीं होता है। हाथ जब मिला लेते हैं तो एक दूसरे के जीवाणु, कीटाणु, विषाणु सब एक दूसरे के ट्रांसफर कर देते हैं। कोरोना के लिए नहीं, दूसरी बीमारियों के लिए भी अस्वस्थ तरीका है हाथ मिलाना। हाथ मिलाना स्वस्थ तरीका नहीं है ग्रीटिंग का। ग्रीटिंग बाय नमस्ते, नमस्ते करते रहे। जी बिल्कुल। अगला सवाल आपसे करूंगी, थर्ड वेव को लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं, और साथ ही साथ थर्ड वेव को लेकर जिस तरह की तैयारियां हैं, खासतौर से बच्चों के लिए जो एंटीसिपेशन किया जा रहा है कि ये वेव बच्चों के लिए घातक होगी। कुछ लोगों का हालांकि ये भी कहना है कि अभी तक ऐसे कुछ रिसर्च में प्रूव नहीं हुआ है, तो हम पूर्ण तौर पे ये भी नहीं कह सकते कि बच्चों पर इसका टारगेट होगा या नहीं होगा। आपके माध्यम से जानना चाहूंगी कि बच्चों के लिए क्या वाकई थर्ड वेव आने वाले समय में खतरनाक हो सकती है। तीसरी बात यह है कि बच्चों के बचाव की तो हम लगातार बात जी प्रियंका जी मुझसे पूछ रही ना? जी आपसे पूछ रही हूँ, आपसे सवाल है मेरा। प्रियंका जी, पहले तो बच्चे सुन रहे हैं जो आपके, और आप सब जान लीजिए बच्चों को कोई विशेष खतरा नहीं है। बच्चे 2 वेव झेल चुके हैं और सबसे कम संक्रमित बच्चे हुए हैं। तीसरी वेव में भी सबसे कम संक्रमित बच्चे ही होंगे। और मैं डॉक्टर सूर्यकांत अपने विम से नहीं कह रहा हूं, अपनी कल्पना से नहीं कह रहा हूं, मैं एविडेंस के साथ कह रहा हूं। सुनिए एविडेंस। जी एक सवाल में और आप इस बीच में जोड़ देना चाहूंगी, आप जवाब कंप्लीट करें। एक सवाल और है, जिस तरह से आपने अडल्ट के लिए आइवरमेक्टिन नाम की एक रामबाण दिया है, लोगों को बहुत लाभ हुआ है, मेडिकल प्रोफेशनल के साथ ही साथ काफी लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है। यदि कल के समय में बच्चों की स्थिति खराब होती है या कुछ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस में भी रोग आता है, कोविड पेशेंट होते हैं, तो उनके लिए भी क्या कोई दवाई ऐसी है जिससे उनको राहत मिल सके? जी प्रियंका जी सुनिए, देखिए कोरोना जो वायरस फैलता है वो फैलता है जहां पर ACE2 रिसेप्टर्स ज्यादा पाए जाते हैं। अब देखिए ACE2 रिसेप्टर्स जो हैं वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं, और 18 साल तक ACE2 रिसेप्टर्स डेवलप होते ही रहते हैं। तो बच्चों में ACE2 रिसेप्टर सबसे कम पाए जाते हैं, क्योंकि वो अभी डेवलपमेंट की फेज में है। ये उनका विकास की फेज में होना उनके लिए वरदान साबित हो रहा है कोरोना काल में। जितने कम ACE2 रिसेप्टर होंगे उतनी ही संभावना कोरोना से संक्रमण की ज्यादा होगी, और इसीलिए बच्चे सुरक्षित रहे, पहली वेव में भी, दूसरी वेव में भी, और सुनिए कान खोल के, बच्चे सुरक्षित रहेंगे तीसरी वेव में भी। नोट कर लें जो, और लाइए तो कोर्ट का स्टैम्प पेपर मैं लिख के गारंटी दे देता हूं। एक बात। दूसरी बात कि पहली वेव हमने लड़ाई जीती, हमारे पास चिकित्सा संसाधन बिल्कुल नहीं थे। वायरस की एक लैब थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। आज हमारे पास 2000 से ज्यादा लैब हैं। आज हम दुनिया के नंबर 2 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं PPE किट के और N95 मास्क के। आज हम सब बना रहे हैं, आज हम वेंटिलेटर भी बना रहे हैं, आज हम सब कुछ बना रहे हैं। हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था भी पर्याप्त कर ली है, दूसरे देशों से ऑक्सीजन प्लांट एयरलिफ्ट करा लिए, ऑक्सीजन के टैंकर बनाए जा रहे हैं, लिक्विड ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं, सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन की भी तैयारी चल रही है, बेड भी बढ़ाए जा रहे हैं, वेंटिलेटर भी बढ़ाए जा रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे इंडिजीनियस वेंटिलेटर का प्रोडक्शन हो रहा है। तो देखिए भारत अब बहुत सक्षम हो चुका है किसी भी कोरोना या किसी भी महामारी की लड़ाई लड़ने के लिए। और तीसरी वेव में हम ये लड़ाई, अगर तीसरी वेव आती है तो मैं अगर भी इसमें जोड़ रहा हूं, अगर तीसरी वेव आती है तो प्रियंका जी हम बहुत मजबूती से तैयार हैं लड़ाई लड़ने के लिए। हम जीतेंगे, जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, और बहुत अच्छी तरह से जीतेंगे, प्रारंभ से ही जीतेंगे। हमारे पास 3 महीने, अरे सेकेंड वेव आ गई, हमको पता ही नहीं चला था, किसी को संभावना नहीं थी कि सेकेंड वेव आ जाएगी, फिर भी हमने कमर कस के ना किसी तरह से पार कर लिया ना उसको। तीसरी वेव तो हमें 3 महीने से पहले पता है। तो हमारी तैयारी पूरी है। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो संक्रमित हुए हैं वो भी ठीक होके आ रहे हैं, जो थक गए थे उनकी भी थकान तब तक 3 महीने में गुजर जाएगी। हमारी सेना पूरी तैयार है, चिकित्सीय सेना तैयार है, संसाधनों की सेना तैयार है।
प्रधानमंत्री जी की भी पूरी तैयारी है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। तीसरी वेव हमारी निर्भर करेगी कि हमारा टीकाकरण किस स्पीड तक 3 महीने में होता है। अगर हम टीकाकरण की स्पीड को बढ़ा ले गए, हमारे पास वैक्सीन की अवेलेबिलिटी अच्छी रही, दूसरे देशों की भी वैक्सीन मिल गई, भारत में से और वैक्सीन आ गई, 3 पे तो हमारे पास आई गई हैं और भी आ गई। और बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं, 2 खुशखबरी देता हूं मैं बच्चों की, जो आपने प्रश्न की। एक तो जो आइवरमेक्टिन, जिसके लिए आपने मुझे सराहा, बहुत बहुत धन्यवाद। आइवरमेक्टिन 2 साल से 18 साल के बच्चों को भी दी जा सकती है। 12 साल से 6 साल के बीच में 6 मिलीग्राम की गोली और 6 साल से 2 साल के बीच में 3 मिलीग्राम की गोली, एक रोज खाना खाने के 2 घंटे बाद। तो यूपी का जो प्रोटोकॉल है 6 अगस्त 2020 का, उसमें आई वॉज द एक्सपर्ट इन फ्रेमिंग दैट जियो। उस जियो में देख लीजिए, पढ़ के दोबारा वेबसाइट पे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये केवल गर्भवती महिलाओं और प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स को ये नहीं दी जा सकती है। 2 साल से ऊपर के बच्चों को भी आइवरमेक्टिन दी जा सकती है। एक बात। दूसरी और खुशखबरी बच्चों के लिए मैं बता देता हूं। आज आप समझ लीजिए कि बच्चों के लिए खुशखबरी है मेरे पास। आप डराने की कोशिश कर रही थी शुरुआत में, मैंने देखा, लेकिन आप डरा नहीं पाएंगी। बच्चों के डॉक्टर सूर्यकांत मौजूद हैं, आप चिंता मत करिए। फेफड़ों के डॉक्टर सूर्यकांत, बच्चों के हितकारी। तो बच्चों, एक बात और सुन लीजिए कि आपके लिए एक बहुत बढ़िया एक इंट्रानेडल वैक्सीन भी आने वाली है। कोई सुई वुई लगवाने का भी, जो बच्चे सुई से डरते हैं, अरे हम लोग तो बदनाम है, डॉक्टर साहब आ गए अभी सुई लगा देंगे, तो बच्चे हमसे डरते हैं, क्या करें? हम तो बच्चों को प्यार करते हैं, बच्चे हमसे डरा रहे हैं, आप ही लोग डराते हैं। तो सुई लगवाने की भी जरूरत नहीं है। इंट्रानेजल वैक्सीन, जो सिर्फ नेजल स्प्रे कर दिया जाएगा और वैक्सीन हो जाएगी। तो देखिए, एक नहीं, 2 कुछ 3 बातें बताई हमने। बच्चों को तीसरी लहर से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, बच्चों की मम्मी थोड़ी डरते रहे, बच्चों की मम्मियों का डरना बहुत जरूरी। मम्मी, मौसी, चाची, नानी, दादी सब डरें, थोड़ा डरते रहें। नंबर 2, बच्चों के लिए इंट्रानेजल वैक्सीन आ रही है। और नंबर 3, आइवरमेक्टिन 2 साल के ऊपर बच्चों को दी जा सकती है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ इसी बीच कॉलर इलियास झांसी से जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं कि क्या सवाल है इनका। इलियास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इलियास जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यदि सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल रखें। शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर विकास, अगला सवाल मेरा आपसे होगा। जिस तरह से सूर्यकांत जी ने बात की है, बच्चों के लिए बहुत सारी खुशखबरी हैं, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर आज भी जब हम तमाम खबरें देखते हैं तो वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीण अंचलों के साथ ही साथ शहर में भी एक बड़ा तबका है जो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन के साथ एक डर भी मन में पाल कर बैठा है, और ये डर अभी भी जाने का नाम नहीं ले रहा है। कई लोगों से जब कहा जाता है कि वैक्सीनेशन आपने करवाया है कि नहीं करवाया, तो लोगों का यही कहना है कि वैक्सीनेशन अभी नहीं करवाया क्योंकि फीवर आएगा। क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? देखिए, इस पे मैं क्या बोलूं। हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने वैक्सीनेशन का बहुत अच्छे से शुरुआत करी थी, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने शुरू से इसमें इतनी भ्रामक बातें फैलाना शुरू कर दी, सोशल टैबूज को इंक्लूड कर दिया, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन को लेके हेजिटेंसी आने लगी। लेकिन मैं लोगों को फिर से बताऊंगा कि जैसा कि डॉक्टर सूर्यकांत सर ने कहा है, कोरोना से बचने का तरीका बस यही एक है। पहला, एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर, यानी SMS। S फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, M फॉर एप्रोप्रिएट मास्क यूज एंड S फॉर सैनिटाइजेशन। अपना सैनिटाइज करें और अपने आसपास के वातावरण का सैनिटाइज करें। उसके साथ साथ आपको वैक्सीनेशन लेना भी जरूरी है। वैक्सीनेशन का कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। मैं जनता को बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि ये फेज 2, फेज 3 ट्रायल होने के बाद इसको अप्रूवल मिलता है वैक्सीनेशन को। तो कृपया अपनी बारी आने पर अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, अपने देश को बचाएं वैक्सीनेशन करवाने के बाद, क्योंकि जब तक हमारी 70% आबादी वैक्सीनेट नहीं हो जाती है और हमें हर्ड इम्यूनिटी नहीं मिलती है, तब तक ये वेव्स आने की संभावना बनी रहेगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीरज, आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से डॉक्टर विकास ने बोला है, डॉक्टर सूर्यकांत भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन हमारा सुरक्षा कवच है और इसके बिना हम कोविड से बच नहीं पाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। हम भी लगातार लोगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे हुए हैं
व्यक्तिगत तौर पर भी देखा है, साथ ही साथ खबरों में भी आया है कि कुछ लोगों के साथ कुछ केसेस में उसके पीछे के कारणों का हालांकि अब पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन लगने के 1 या 2 दिनों के बाद कुछ लोगों की जानें गई हैं। तो उसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि ग्रामीण अंचलों में यदि एक गांव में एक व्यक्ति की जान चली जाए तो एक पूरा गांव, जैसा कि बाराबंकी में हमने देखा कि वैक्सीनेशन के लिए जब टीम गई तो लोगों ने वैक्सीनेशन से बचने के लिए सरियों में छलांग लगा दी। जी, ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन में 1 या 2 दिन में ऐसे शरीर, जब हम कोई वैक्सीन लेते हैं तो 1 या 2 दिन में हमारे शरीर में ना तो एंटीबॉडी बनती है और ना ही कोई ऐसा कोई बड़ा बदलाव आता है 2 दिन के अंदर कि कोई इस तरह कोई चीज़ें हो। एक चांस हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए एलर्जिक रहे हो, बट उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा रिमोट होती हैं, जो कि लगभग नहीं के बराबर होती हैं। तो जितना भी इसमें प्रोटीन यूज़ किया जाता है, जितना मटेरियल यूज़ किया जाता है वैक्सीन में, वो ये ध्यान में रख के ही किया जाता है उसको बनाने में कि उसका कहीं भी कोई एलर्जन या किसी भी तरह से इस तरह कोई दिक्कत ना हो। तो ये एक शेयर कॉन्फिडेंस हो सकता है, जैसे बहुत बार होता है कि हम उनसे मिले तो हमारा साथ ऐसा हो गया है, तो उसका जिम्मा उस व्यक्ति के ऊपर थोप दिया जाता है कि हम उनसे मिले थे इसलिए हमारे साथ ऐसा हो गया है। तो ये हिंदुस्तान में ये बहुत पहले चला आ रहा है। इस बार वैक्सीन उसका विक्टिम है वैक्सीन है कि वैक्सीन लग गई तो ऐसा हो गया, तो ऐसा नहीं है। अभी तक पूरे देश के अंदर लगभग 18 से 19 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं और किसी में भी कहीं भी, केवल हमने हिंदुस्तान की बात करें तो कहीं भी इस तरह की ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है कि वैक्सीन के बाद ऐसा कुछ हुआ है। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर कर देनी चाहिए कि वैक्सीन से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये एक शेयर कॉन्फिडेंस है कि हम कोई काम करने जाते हैं और उसके एवज में अगर हमारे साथ कुछ बुरा काम हो जाता है तो हम उसका जो जिम्मा है उस काम के ऊपर थोप देते हैं, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप वैक्सीनेशन कराएं, बिल्कुल कराएं। सबसे पहले डॉक्टर्स और मेडिकल हेल्थ वर्कर्स ने ही वैक्सीन लिया है। वो इसलिए लिया है कि गवर्नमेंट जो है वो ये दिखाना चाहती थी कि जो हमारे इलाज कर रहे हैं वो वैक्सीन लेने से बिल्कुल नहीं हिचक रहे हैं। तो अगर हम नहीं हिचक रहे हैं सबको जानकारी के बाद, तो आपको तो बिल्कुल हिचकने की जरूरत है ही नहीं। आप वैक्सीन लें और पूरी तरह से लें। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। और डॉक्टर सूर्यकांत, समय हमारे पास बहुत कम है। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, कमला जी गाजियाबाद से हैं। जान लेते हैं क्या जानना चाहती। कमला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो एक माहौल सा, जी अपना सवाल रखें, आप पूरा करें अपना सवाल। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो एक माहौल बनाया गया है कि वैक्सीनेशन के खिलाफ, तो उसमें मैं सभी इन डॉक्टर से निवेदन करूंगा कि जो पुराने बीमारियां थी, जैसे चेचक थी या इसी टाइप की जो बीमारियां थी, हाँ, जिसमें वैक्सीनेशन की सहायता से उन बीमारियों को हटा दिया गया, तो उनका पुराना रिकॉर्ड जो है वो उन लोगों को दिखाएं, तो हो सकता है उससे लोगों में जो वैक्सीनेशन से डर है या जिन नेताओं ने उनको भ्रमित कर रखा है वो खत्म हो जाए और इस कार्यक्रम में वो ज्यादा तेजी से आगे आए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर सूर्यकांत, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से आज हम वैक्सीनेशन को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं और एक हिचक या हेजिटेंसी बनी हुई है, तमाम खबरों का जैसे मैंने जिक्र किया कि बाराबंकी में तो एक पूरे गांव में 1500 लोग से अधिक मौजूद थे और वैक्सीनेशन के लिए मनाने के बाद मात्र 14 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। उससे पहले सरियों में छलांग तक लगा दी, लेकिन वैक्सीन को लेकर बहुत सारे भ्रम लोगों के मन में रहे। क्या कुछ किया जा सकता है जिससे लोगों में ये जो दुविधा है, हेजिटेंसी है, इसे दूर किया जा सके? देखिए, वैक्सीन के खिलाफ थोड़ा सा रेजिस्टेंस देश में नहीं, पूरी दुनिया का अगर आप प्रोफाइल देखेंगे तो हर देश में, इसलिए डेवलप्ड यूरोपियन देशों में भी, यूएस में भी, सब जगह 7 से लेकर 28% लोगों की ऐसी जनसंख्या होती है जो वैक्सीन का विरोध करती है। हालांकि बहुत साल हो गए, वैक्सीनेशन के बहुत सारे प्रोग्राम्स हो गए और सबसे सफल प्रोग्राम जो देश में माना जाता है वो पोलियो के अगेंस्ट वैक्सीनेशन का माना जाता है। मुझे याद है कि जब सफल प्रोग्राम माना जाता है तब भी आपको याद होगा कि पोलियो की जो टीम, वैक्सीनेशन की टीम गाड़ी के साथ जाती थी, उनको जो है डंडे मारे जाते थे, पत्थर बरसाए जाते थे और उनको मारा पीटा जाता था, गालियां दी जाती। ये भी हुआ है देश के में। तो देखिए, ऐसा है, ये जो अशिक्षा है, ये जो अंधविश्वास है, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जिसपे तरह तरह के मैसेज चलते हैं, तो इन सब से जो है एक माहौल कहीं कहीं खास तौर पर गाँव के क्षेत्रों में और कहीं कहीं तौर पर एक विशेष जो हम कह सकते हैं एजुकेशनल बैकवर्ड लोग हैं, उनके बीच में ये चीज घर करती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टीकाकरण को, जब वैक्सीन हमारे पास सफिशिएंट
मात्रा में उपलब्ध हो जाएं। अभी तो थोड़ी देखिए वैक्सीन की शॉर्टेज भी है। वैक्सीन जब सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध हो जाएं तो हमें वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए उस तरह से ही ब्रांड एम्बेसडर, उस तरह से ही एडवोकेसी करानी पड़ेगी जिस तरह से हमने पल्स पोलियो अभियान में ऑफ कोर्स की थी। अमिताभ बच्चन को लिया, आमिर खान को लिया, मौलाना साहब को लिया, पंडित जी को लिया, सरदार जी को लिया, सबको लिया। तो चाहे वो रिलीजियस लीडर हों, चाहे वो कम्युनिटी लीडर्स हों, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो बड़े बड़े डॉक्टर्स हों और चाहे वो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हों, इन सब, चाहे बड़े क्रिकेट स्टार्स हों, तो इन सब लोगों को उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, मैं तो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के एक बड़े इंडियन क्रिकेट टीम के हिस्सा रहे आरपी सिंह जी, बहुत सम्मानीय क्रिकेटर हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले। और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जब वो आए टीकाकरण के लिए तो बाकायदा मैंने उनका वीडियो बनवाया। मैंने कहा जनता से अपील करिए आप वैक्सीन ले रहे हैं और जनता को भी वैक्सीन लेनी चाहिए। और बाकायदा उन्होंने अपील की। आप चाहेंगे तो मैं वो वीडियो यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा आपको, आप भी उसको चला सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि आप इसको एडवोकेसी के लिए इस्तेमाल करिए। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे हम। और आज के समय में इस बात की बहुत आवश्यकता है क्योंकि जिस तरह से लगातार दुविधा बढ़ रही है लोगों की, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। अपने दर्शकों को लगातार बता दें कि कोरोना वायरस के साथ ही साथ इसके तमाम स्वरूपों के साथ ही साथ आज हम बातचीत कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर जो झिझक है उसे कैसे दूर किया जा सकता है। यदि आपके कुछ सवाल है तो आप जरूर हमें कॉल करें। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। योग गुरु के जुबानी योग से बवाल, डॉक्टरों पर टिप्पणी, जी का जंजाल, मानहानि पर माफी मांगेंगे रामदेव। क्या होगा आईएमए का अगला पलटवार? एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद, आज का मुद्दा रात 8 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं कि क्या पानी से कोरोना वायरस फैल सकता है। उसके अलावा जिस तरह से डेड बॉडी को विसर्जित किया गया है गंगा में, क्या उससे हमें डरने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर भी जो हेजिटेंसी बनी हुई है उसे कैसे दूर किया जा सकता है और क्या कुछ सरकारों को उसके लिए करना चाहिए। ये तमाम सवाल हैं। आपके भी यदि कुछ सवाल है कोरोना को लेकर तो हमें कॉल कीजिए। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर का पैनल अभी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सूर्यकांत जी, वरिष्ठ चिकित्सक, KGMU लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ डॉक्टर विकास मिश्र, HOD माइक्रोबायोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं और डॉक्टर नीरज कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। डॉक्टर विकास, यहाँ पर आएंगे आपके पास और कई बार लोगों के मन में ये सवाल आते हैं, जिस तरह से आपने जवाब दिया है, डॉक्टर सूर्यकांत जी ने भी लगातार ये बोला है कि वैक्सीनेशन बहुत अच्छा
हथियार है कोरोना से लड़ने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ साझा करना चाह रही हूँ। हमारे संस्थान में ही कुछ लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है, हमारे सहयोगी हैं, और ऐसे में फीवर की फ्रीक्वेंसी यदि देखी जाए तो 104 है, और उनसे बातचीत करने पर ये पता चलता है कि खांसी के साथ कुछ अन्य लक्षण भी उनमें बने हुए हैं, जैसे जुकाम हो, सर दर्द हो, इस तरह के लक्षण। ऐसे में जिस दुविधा की मैं बात कर रही थी कि लोगों के मन में हेजिटेंसी बनी हुई है और लोग बच रहे हैं, तो इस तरह के यदि लक्षण होते तो सबसे पहले तो कैसे माइंड मेकअप करना है, और दूसरी बात यह है कि क्या यहाँ पर सरकारों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम से पहले लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में, साइड इफेक्ट्स के बारे में बेहतर तरीके से जागरूक करने की आवश्यकता थी कि लोग पहले से माइंड मेकअप करके जाएं और लोगों को इस बात की जानकारी हो कि यदि बुखार होगा, इस तरह के लक्षण होंगे तो उन्हें क्या करना है वैक्सीनेशन के बाद? जी बिल्कुल, देखिए दुनिया में कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जिसके माइनर साइड इफेक्ट्स ना हो। आप इन जनरल जैसे अपने बच्चे को भी ओपीडी में आप ले जाते हैं इंजेक्शन लगवाने, इसके पहले, कोरोना के पहले, तो डॉक्टर भी आपसे कहता है भाई 2 तरह की वैक्सीन है, एक वैक्सीन हम लगाएंगे उसमें बुखार आ सकता है, बच्चे को दर्द हो सकता है, बच्चा रोएगा, दूसरी अच्छी वैक्सीन है उससे वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये छोटे मोटे साइड इफेक्ट तो हर वैक्सीन में होते हैं, एंड दिस साइड इफेक्ट, मैं इनको साइड इफेक्ट ना करके आपकी एक इम्यूनिटी की रिस्पॉन्स बोलूंगा। फीवर इज अ सिम्पटम, फीवर हमें बताता है कि हमारी बॉडी में हमारी इम्यूनिटी काम कर रही है। तो अगर आपको वैक्सीन लगवाने के बाद फीवर आ रहा है तो दैट इज अ गुड साइन, दैट इज कि आपकी बॉडी ने इम्यूनिटी ने वर्क करना शुरू कर दिया है। दूसरी चीज आपने ये कही कि किस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। आप देखिए, हम सबको, इट इज अ डिवाइन ब्लेसिंग टू इंडिया दैट वी हैव 2 वैक्सीन्स। ऐसी विश्व में बहुत चुनिंदा देश होंगे जहां पे वैक्सीन्स का प्रोडक्शन, और हमारी गवर्नमेंट ने उसको बहुत शुरू से ही बहुत अच्छे तरीके से उसको पब्लिकली भेजा। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ इसमें भ्रामक स्थितियां पैदा हुई, तो हमें जब कभी भी वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाना है, खास करके गांव में, तो वहां पे जो गांव प्रधान हैं, जो वहां के गुरु हैं, जो वहां के पुजारी हैं, जिनको लोग ज्यादा मानते हैं, पहले हमें उनको कन्विंस करना पड़ेगा, उनको हमें बताना पड़ेगा कि भाई वैक्सीन के क्या क्या फायदे हैं और वैक्सीन आपको क्या इंश्योर करता है। जब वो इस चीज से अग्री करेंगे तब वो लोगों को प्रोत्साहित करेंगे वैक्सीन देने के लिए। तो जो हमारे टीम लीडर्स हैं उस सोसाइटी के, उनको हमें पहले अवेयर करना पड़ेगा वैक्सीन के फायदों के लिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीरज, आपके पास यहाँ पर आएंगे, और वैक्सीन को लेकर ही मुख्य तौर पर अब हम जब बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से फीवर के बारे में तो हमने जानकारी ले ली है, अक्सर ये बताया भी जाता है वैक्सीनेशन सेंटर्स पे कि फीवर हो तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा यदि किसी तरह के साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे चेस्ट में पेन की यदि शिकायत आती है या बहुत अधिक खांसी की यदि शिकायत आती है, तो लोगों को क्या करना चाहिए, क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, और क्या यहाँ पर घबराने की ज़रूरत है? वैक्सीनेशन के साथ जो साइड इफेक्ट है या जो उसके लगाने के बाद जो लक्षण आ रहे हैं, अगर वो माइल्ड कैटेगरी में, माइल्ड कैटेगरी मीन्स हल्का बुखार, हल्की खांसी, ये 1-2 दिन के लिए अगर परसिस्ट करती है तो साइड इफेक्ट है। आप उसको पैरासीटामोल लेके, आपको बोला भी जाता है कि आप पैरासीटामोल की टैबलेट अगर बुखार आता है तो आप ले लीजिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है या बहुत तेज बुखार 4-5 दिन से चल रहा है, तो ये, क्योंकि वैक्सीन का, जैसे मैंने पहले बताया, वैक्सीन का असर स्टार्ट होने में कुछ समय लगता है। अगर आपको अगले दिन से ही इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने 1-2 दिन पहले आप किसी पेशेंट, किसी आदमी से आप मिले हों, उसने आपको कोरोना वायरस दे दिया हो, क्योंकि लक्षण कभी कभी 5 से 6 दिन बाद आता है। तो वैक्सीन अगर आपने आज लगवाई है और आपने 4-5 दिन पहले आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसमें कोरोना के लक्षण थे, तो हो सकता है वो उसी दिन, अगले दिन से आपके लक्षण आने शुरू हो गए हैं। तो उस ऐसे अगर इस तरह कोई बात होती है कि आपको जो सिम्टम, जो लक्षण है वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप अपना कोरोना की जाँच कराए। उसको वैक्सीन को दोष देने से बेहतर है कि आप ये याद करें कि आपने किससे मिले थे और कैसे आपका ये जो प्रोटेक्शन है, जो जिसके लिए हमने बचाव के लिए जो हमने पूरा अपने आसपास एक दायरा बनाया है, वो आपने कहाँ पे तोड़ा है। जी बिल्कुल। उसमें वैक्सीन को लेके उसमें कोई भ्रामक स्थिति फैलाने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन से सिम्टम्स जो आते हैं वो बहुत ही माइल्ड, और या 1-2 दिन के लिए आते हैं, वो 5-6 दिन तक नहीं रहेंगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर सूर्यकांत,
जिस तरह से कोरोना की हम लगातार बात कर रहे हैं और ऐसा कहा गया है कि ये वायरस जो है वो बहुत जल्दी रूप बदलता है, वेरिएंट्स भी बहुत सारे हैं और वेरिएंट्स के नंबर्स की हम बात करें तो एक बड़ा नंबर है वेरिएंट्स का। अभी हाल ही में जो नया वेरिएंट आया है, मुझे माफ़ कीजिएगा यदि मैं वेरिएंट का नाम गलत लूँ या नंबर गलत हो, B1.617.21 वेरिएंट जो लोगों में पाया गया है, इसको लेकर सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कि क्या ये ज़्यादा खतरनाक है या किस तरह का वेरिएंट है। दूसरी बात ये कि हमारे भारतवर्ष में जो वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों, वो क्या इस वेरिएंट पर प्रभावी हैं? ये प्रश्न मुझसे है क्या? जी, डॉक्टर सूर्यकांत आपसे सवाल है। देखिए प्रियंका जी, ये है कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी अदृश्य, जिनको हम देख नहीं सकते अपनी खुली आंखों से, उन सबके साथ ईश्वर ने कह लीजिए या प्रकृति ने कह लीजिए, ये एक पॉजिटिव चीज दी है कि भाई तुम इस दुनिया में बहुत छोटे हो, तुम्हारा साइज बहुत छोटा है, लेकिन चिंता मत करो, हम तुम्हें स्वरूप परिवर्तन करने की अनुमति देते हैं या हम तुम्हारे अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक और देते हैं। तो ये वेरिएंट और ये रूप बदलना, ये हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक निशानी है। अब ये वेरिएंट इस वैक्सीन से कवर हो रहा है कि नहीं कवर हो रहा है, अब देखिए अभी तक तो जितने वेरिएंट आए हैं उसके बारे में वैक्सीन की जो प्रमाणिक डिक्लेरेशंस आए हैं या WHO की तरफ से भी जो प्रमाणिक डिक्लेरेशंस आए हैं, उनमें साफ साफ कहा गया है कि कोई नया वेरिएंट ऐसा नहीं है जो इस वैक्सीन से कवर ना होता हो। और मैं खास तौर पे बात करूंगा अपनी जो विशुद्ध भारतीय वैक्सीन है, कोवैक्सीन। देखिए कोवैक्सीन, मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि ये इनएक्टिव वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म की कोरोना की वैक्सीन है। आप यूं समझ लीजिए जैसे धनिया पुदीना टमाटर मिला के आप चटनी बनाते हैं, उसी तरह ये वायरस को ठोक के पीट के चटनी बना के बनाई गई है। तो इस रूप इसमें वैक्सीन में मौजूद है। केवल छोटा सा पार्ट निकाल के, छोटा सा एक्सट्रैक्शन करके या किसी वेक्टर के द्वारा दूसरे वेक्टर के द्वारा मीडियम इंपोर्ट करके ये इस तरह से नहीं बनाई गई जिस तरह से आधुनिक मॉडर्न वैक्सीन बनाई जाती हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा तरीका जो वैक्सीन बनने का बना है वो कोवैक्सीन का। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, मैं वैसे विचार नहीं दे रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ऐसा कोई एविडेंस भी सामने नहीं आया है कि नए वेरिएंट उससे कवर नहीं हो रहे हैं। और आप इसीलिए देखिए कि मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पिछली वेव जब आई तो हमारे डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर इन्फेक्टेड हुए, न जाने कितने लोग आईसीयू में चले गए, न जाने कितनों को आईसीयू में एडमिशन हो गया, ऑक्सीजन लगी, वेंटिलेटर लगा, वगैरह वगैरह। और बहुत कम ऐसे थे जो केवल होम आइसोलेशन पे ठीक हो पाए। लेकिन जब वैक्सीन लगवाने के बाद भी डॉक्टर संक्रमित हुए, हेल्थ केयर वर्कर संक्रमित हुए, तो किसी भी आईसीयू में नहीं जाना। तो ये वैक्सीन की ताकत थी कि संक्रमण होने के बाद हमारे किसी डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर को आईसीयू में भर्ती। तो इतना तो भरोसा रखिए वैक्सीन पे कि भाई आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी, आपको अस्पताल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, आपको ऑक्सीजन की लदी नहीं लगानी पड़ेगी, आपको वेंटिलेटर का कनेक्शन नहीं लेना पड़ेगा। अरे इतना बड़ा एश्योरेंस आपको मिल रहा है इस वैक्सीन से, और क्या चाहते हैं भाई। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। और आशुतोष जी लखनऊ से हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। जी आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आशुतोष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अपना सवाल रखें आप। हेलो। इसके अलावा ललितपुर से हमारे साथ अगले कॉलर हरिकांत जुड़े हुए हैं। जी हरिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैडम, हाँ जी, अपना सवाल रखें आप। कि यूपी सरकार को, यूपी सरकार को और केंद्र सरकार को विश्वास में लेना चाहिए कि हमारा जो वैक्सीन है। जी हरिकांत जी, अपना सवाल एक बार दोहरा दें, आपकी आवाज़ ठीक प्रकार से हम तक पहुंच नहीं पा रही है। अपना सवाल दोहरा दें एक बार। उसे जो वैक्सीन आ रही है तो वो स्वस्थ रहेगा और सुरक्षित रहेगा। सबसे पहले आपसे अनुरोध करेंगे आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें और उसके बाद अपना सवाल रखें। आपसे अनुरोध करेंगे एक बार फिर से आप हमसे संपर्क साधने की कोशिश करें। और इसी बीच डॉक्टर विकास आपके पास आएंगे। लगातार हम आज बातचीत कर रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर, जितने सवाल हैं, नया वायरस है, अभी तक रिसर्च भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसे में जिस समय में स्वरूप बदलते हैं या नई नई बातें सामने आती हैं, लोगों के मन में कई भ्रांतियां भी सामने आती रहती हैं।
खास तौर से यदि हम संक्रमण की बात करें तो संक्रमण की बात पानी को लेकर हालांकि बहुत सारे लोगों ने आश्वस्त कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पानी के साथ जब ये नई खबर आ रही है तो क्या हमें अपना जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसमें कुछ और बदलाव करने की ज़रूरत है, या जिस तरह से हम 2020 से कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना रहे हैं, उसी के साथ हम ये तीसरी वेव की जंग भी जीत सकते हैं और हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है? डॉक्टर विकास। मेरे लिए जी डॉक्टर विकास, मुझसे सवाल। जी देखिए, ये जो कोरोना वायरस है ये एक एनवेलप्ड आरएनए वायरस है। तो ये जो एनवेलप होता है इसके चारों ओर, ये हमारे लिए एडवांटेज है कि ये एनवेलप बहुत ही डेलिकेट होता है और सिंपल डिसइंफेक्टेंट जो आपका सिंपल हाइपोक्लोराइड या इवन बेकिंग सोडा, जैसे आपने कहा सब्जियां हैं, तो सब्जियों में अगर ये किसी कोविड संक्रमण का कोई बायोलॉजिकल फ्लूइड उसके संपर्क में आया है तो आप बेकिंग सोडा में भी डाल देंगे अगर आप सब्जियों को थोड़ी देर के लिए, तो वो जो उसका एनवेलप है वो ब्रेक हो जाएगा। एनवेलप ब्रेक नहीं हुआ कि वायरस अपने आप मर जाएगा। इन ऑल एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर, SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, एप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ मास्क, सैनिटाइजेशन अपना और अपने आसपास के एनवायरनमेंट का, यही एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर है जो आपको इस कोरोना महामारी से बचाएगा। इसके साथ साथ अपनी टर्न आने पर अपने आप को अवश्य वैक्सीनेट करवाएं। जी बिल्कुल। विजय जी लखनऊ से अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पर। विजय जी बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं विजय मिश्रा बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत जी से है जी। those persons who are suffering from some comorbidity such as high blood sugar or high hypertension, their immunity is already suppressed. In such situation, whether they should go for vaccination or not, because it is often clear that vaccination also suppresses immunity for some time. So if I'm not wrong, you are asking that there is a high blood pressure and a hypertension, and you want to know about the vaccination, right? जी, मेरा कहना है कि जिनको जी बिल्कुल, आपसे अनुरोध है आप बने रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर सूर्यकांत, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है और इसके साथ ये वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहते हैं, क्या जा सकते हैं? और उसके अलावा यदि वैक्सीनेशन करवाते हैं तो क्या उससे पहले कोई सावधानी की इन्हें ज़रूरत है? देखिए, जो भी वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं और अगर उनको साथ में कोई पहले से बीमारी है तो उसकी दवा नियमित जरूर कराएं। ऐसा ना हो कि जिस दिन आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, आपने बीपी की दवा ली नहीं और आप वैक्सीन लगाने चले गए, अननेसेसरी आपको स्ट्रेस हो गई और थोड़ा बीपी और बढ़ गया। तो चाहे वो ब्लड प्रेशर के रोगी हो, डायबिटीज के रोगी हो, हार्ट के रोगी हो, लंग के कोई बीमारी हो, किडनी की कोई बीमारी हो, लिवर की कोई बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, किसी भी बीमारी के कारण वैक्सीन ना लगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैक्सीन सबको लग सकती है, बस शर्त एक ही है कि आप उसकी नियमित दवा खा रहे हो और जिस दिन वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं उस दिन कोई उस बीमारी का एक्यूट अटैक ना आ जाए। मान लीजिए हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और जिस दिन आप वैक्सीन लगवाना चाहते थे उस दिन हार्ट अटैक हो गया और आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, आपको भर्ती होना पड़ा, तो आप नहीं लगवा सकते हैं। अगर अदरवाइज आपको कोई भी बीमारी है, चाहे वो थायराइड की है, बीपी की है, शुगर की है, हार्ट की है, किडनी की है, लिवर की है, सब लोग, कैंसर भी है, कोई भी है, तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। एक चीज और है, जिस दिन वैक्सीन लगवाएं उस दिन बुखार नहीं होना चाहिए। किसी भी कारण से अगर बुखार आ गया है तो आप फोन करके बता दीजिए कि मुझे बुखार आ गया है इसलिए मैं आज वैक्सीन नहीं लगवा सकता हूं। तो फीवर एक दूसरा कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इसके अलावा ऐसी कोई बीमारी या ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें टीकाकरण ना हो। फिलहाल 18 वर्ष से नीचे लोगों का टीकाकरण नहीं हो रहा है, लेकिन वो भी जल्दी अच्छी खबर आने वाली है। मैंने कहा कि जैसे इंट्रानेजल वैक्सीन आने वाली है, बच्चों के लिए वैक्सीन आने वाली है, तो ये 18 साल से कम के वैक्सीन का भी ट्रायल हो रहा है, वो भी आने वाली है। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए अभी अमेरिका में इस्तेमाल के लिए इजाजत दे दी गई है। हमारे देश में अभी विचार चल रहा है, मेरे ख्याल से बहुत ही जल्द प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी टीकाकरण खुलने वाला है। नई जो गाइडलाइन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की आई है उसमें लैक्टेटिंग जो मदर्स हैं, यानी जो दूध पिलाती जो माएँ हैं,
उनको वैक्सीनेशन की हरी झंडी मिल गई है, तो लैक्टेटिंग मदर्स वैक्सीनेशन करवा सकती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि धीरे धीरे बहुत बड़े जो है हमारा इसका एक्सपेंशन होता जा रहा है वैक्सीनेशन का। और जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन केवल सीवियर, अभी एलर्जी की बात हो रही थी, सिंपल छींक आती है, आंख में खुजली होती है, वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है वैक्सीन लगवाने का। अगर किसी को पेनिसिलिन का इंजेक्शन या और किसी दवा से कोई गंभीर एलर्जी पहले रही है या किसी वैक्सीन से रही है, तो वो लोग वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं, बाकी किसी को मनाही नहीं है। जी बिल्कुल। अगले कॉलर हमारे साथ अजय जी कोटा से जुड़े हुए हैं। जी अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अजय जी, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल रखें आप। शायद संपर्क हमारा ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। अगले कॉलर आशुतोष जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, आशुतोष जी अपना सवाल रखें आप। हेलो जी आशुतोष जी, आपको सुन पा रहे हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब मैं सैनिटाइज करता हूँ घर में और हाथों में और जगह सैनिटाइज जब करते हैं, तो उसका इफेक्ट कितनी देर तक रहता है? जी बिल्कुल, अच्छा सवाल है आपका। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विकास आपके पास आएंगे और हमारे दर्शक का ये सवाल है कि जब सैनिटाइजेशन किया जाता है तो क्या उसके असर का एक टाइम फ्रेम भी है? सैनिटाइज या डिसइंफेक्शन हम करते हैं, ये केमिकल होते हैं, हर केमिकल की अपनी शेल्फ लाइफ होती है। जैसे एक चीपेस्ट केमिकल सोडियम हाइपोक्लोराइड हम जो इस्तेमाल करते हैं ब्लीच का, उसकी शेल्फ लाइफ 4 से 8 घंटे होती है। अगर 8 घंटे से ऊपर हो गया तो फिर से आपको उसको बनाना पड़ेगा, और इसका एक कांटेक्ट टाइम भी होता है। हेलो जी बिल्कुल, हमारी जी आप अपना जवाब कंप्लीट करें। जी, तो ये जो भी सैनिटाइजेशन में हम केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या डिसइंफेक्शन के लिए हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं आपका अल्कोहल का सैनिटाइजर, तो हमें कांटेक्ट टाइम पूरा देना है कि एटलीस्ट 40 सेकंड तक हमें अपने हाथ को अच्छे से अल्कोहल से उसे रब करना है, जिससे उसका कांटेक्ट टाइम आए और वो वायरस को मार सके। तो कांटेक्ट टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। जी बिल्कुल। अगले कॉलर अजय जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। अजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर नीरज, अगला सवाल मेरा आपसे है। हार्ट पेशेंट को लेकर हमने आपसे जानकारी ली है और आपने ये हमें जानकारी दी, आश्वस्त किया है कि वैक्सीनेशन के लिए तो जा सकते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे जिन्होंने बाईपास सर्जरी कराई है या इलाज अभी कुछ दिनों पहले इनका कंप्लीट हुआ है, मान लीजिए 1 महीने पहले किसी की बाईपास सर्जरी हुई है, तो ऐसे व्यक्तियों को वैक्सीनेशन के लिए कितना रुकना होगा और उसके साथ ही साथ इस समय कोरोना महामारी के दौर में क्या क्या सावधानियां उन्हें रखनी चाहिए? अगर आप कोई हार्ट पेशेंट हैं जिन्हें स्टेंटिंग हुआ है, बाईपास सर्जरी हुई है, कोई और अगर सर्जरी हुई है, तो अगर आपके सर्जरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपका जो ऑपरेशन के बाद का जो समय है वो बिना किसी बड़ी दिक्कत के साथ बीता है, तो आप 6 से 8 हफ्ते या 4 से 6 हफ्ते के बाद अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल करा सकते हैं, बशर्ते कि वो जो पीरियड है वो आपका सही से उसमें कोई और दिक्कत नहीं हुई हो, यानी कि आपको मेजर सिम्टम्स नहीं आए हैं ऑपरेशन या स्टेंटिंग के बाद, तो आप 4 से 6 हफ्ते या 6 से 8 हफ्ते के बाद अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल करा के आप वैक्सीन ले सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर सूर्यकांत, आपसे करूंगी अगला सवाल यहाँ पर, और वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से लगातार आपने जागरूकता बढ़ाई है, साथ ही साथ आप प्रयास भी कर रहे हैं, प्रयास हम सबका भी है। एक सवाल तो ये है कि हेल्दी व्यक्तियों की हम लगातार बात कर रहे हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर बाकी सब वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। कई बार लोगों का ये भी कहना होता है कि वैक्सीनेशन में यदि हम हेल्दी होकर और खाना पूरी तरह से खाकर नहीं जाते हैं तो भी कुछ दिक्कतें सामने आ सकती हैं। आपके माध्यम से इसे मैं जानना चाहूँगी और अपने दर्शकों तक पहुँचाना चाहूँगी कि कितना आवश्यक है कि हम जब वैक्सीनेशन के लिए जाएं तो प्रॉपर हमारा लंच या ब्रेकफास्ट का जो इंटेक है उसे लेकर जाएं। दूसरी बात, वैक्सीनेशन के बाद जो रेस्ट की बात कही जा रही है वो कितनी ज़रूरी है? यदि वर्किंग जो लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, उन्हें रेस्ट नहीं मिलता है तो उन्हें किस तरह से मैनेज करना चाहिए? देखिए प्रियंका जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। जिस दिन टीकाकरण आपका ड्यू है
पहली बात तो उस दिन उत्साह पूर्वक टीका के लिए जाइए। ऐसे जाइए कि जैसे आप महिलाएं शॉपिंग मॉल में जा रही हों, आज पति ने कहा है कि भाई चलो आज तुम्हें शॉपिंग करा देते हैं, तो जो उत्साह उनके अंदर आता है वो उत्साह तो महिलाओं के अंदर आना चाहिए। और पुरुषों को और बड़ों को ऐसा लगना चाहिए कि हम किसी उत्सव में जा रहे हैं, किसी महोत्सव में जा रहे हैं। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि टीका उत्सव मनाना चाहिए, तो उत्साह पूर्वक जाना चाहिए। दूसरी बात, खाली पेट बिल्कुल नहीं जाना है। आपका जो मनपसंद नाश्ता सुबह आप करते हैं, खाना खाते हैं, जो भी आपका रूटीन है वो पूरी तरह से लेके जाना है। तीसरी बात, पानी की बोतल अपने साथ ले जानी है। पानी का इंतजाम वैसे वहां होगा, लेकिन फिर भी अगर आप अपना ले जाए तो ज्यादा ठीक है। मास्क लगा के जाना है और एक साथ में कोई अटेंडेंट जरूर लेके जाना है, अकेले नहीं जाना है। इससे आप थोड़ा सा मेंटली मजबूत रहेंगे कि हाँ मेरे साथ एक अटेंडेंट है। और वहां पर पहुंच के ध्यान रखिएगा, वैक्सीन लगवाने के बाद जो कहा जाता है कि आधा घंटे आप वेटिंग एरिया में रहिए, तो वेटिंग एरिया में रहिए। और उसके बाद इतना उत्सव मत बनाइएगा कि पता चला बैठे बैठे अड़ोसी पड़ोसी से दोस्ती हो गई, बातचीत हो गई और पूरे 5-6 लोग निकले, बोले चलो चाय पिया जाए, और सबने अपना मास्क नीचे किया। और मास्क नीचे तो कोरोना अंदर, ये मान के चलिए। आप अगर आप घर से बाहर हैं, मास्क नीचे तो कोरोना अंदर, ये मान के चलिए। तो ऐसा मत करिएगा कि मास्क नीचा करके और फिर चाय कोल्ड ड्रिंक और वो सब दौर चल रहे हैं सेलिब्रेशन करना है तो घर में आके करिए। तो ये इतने प्रिकॉशंस हैं जो लेने चाहिए। अब आपने कहा रेस्ट की, मान लीजिए थोड़ा बहुत फीवर आ गया तो आप ठीक है 1 आध दिन का रेस्ट ले सकते हो, लेकिन मैं तो आपको उदाहरण बता दूं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 16 जनवरी को जब प्रधानमंत्री जी ने टीकाकरण प्रारंभ किया है तो प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन आ रहा था और उस उद्बोधन के बाद पहले दिन पहला टीका मुझे यहाँ लगा था, दूसरा टीका लगा। दोनों टीका के बाद से लेके आज तक मैंने कोई छुट्टी नहीं ली है, किसी दिन रेस्ट नहीं लिया है। और 16 जनवरी को जब पहला टीका लगा था, अगले दिन संडे था, संडे को भी मुझे डिपार्टमेंट जाना था क्योंकि मैंने नेशनल एक कॉन्फ्रेंस करा रखी थी, वो ऑनलाइन होनी थी। नहीं लिया, कोई छुट्टी नहीं ली अब तक। अभी तो 4 दिन के लिए सरकार ने बनारस भेज दिया कि भाई बनारस में, अब सरकार को भी डॉक्टर सूर्यकांत पसंद आते हैं। आगरा में प्रॉब्लम होती है तो आगरा भेज दिया जाता है, मेरठ में तो मेरठ, कानपुर में तो कानपुर। अभी बनारस 4 दिन के लिए भेज दिया था, वहां से भी पोर्ट के आ रहे हैं। तो ये तो मेरा खैर व्यक्तिगत अनुभव है कि मैंने कोई रेस्ट नहीं लिया, मैंने कोई छुट्टी नहीं ली। लेकिन अगर किसी का मानसिक थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मुझे 1 दिन का बुखार है तो 1-2 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, अन्यथा और कोई बात नहीं। जी बिल्कुल डॉक्टर सूर्यकांत, आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि आपका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, यही वजह है कि आपको अलग अलग प्रदेशों में लोग याद करते हैं और आपकी सेवाएं लोगों को मिल रही है, ये सबके लिए खुशनसीबी। आप सभी डॉक्टर्स को हम सैल्यूट करेंगे। कोविड महामारी में जिस तरह से आपने अपना योगदान दिया है उसके माध्यम से ही आज हम कोरोना से कहीं ना कहीं जंग जीत पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर सूर्यकांत आपका भी, डॉक्टर विकास जी आपका भी और डॉक्टर नीरज आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार अपने दर्शकों को हम बता दें कि हमारे आज के कार्यक्रम के माध्यम से पानी को लेकर विशेष तौर पर हमने जानकारी लेने की कोशिश की थी कि क्या पानी की वजह से कोरोना वायरस फैल सकता है। जहां तक एक्सपर्ट्स का कहना है कि पानी की वजह से हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे कोरोना वायरस फैलने का खतरा फिलहाल नहीं है, लेकिन रिसर्च अभी भी चल रही है, रिसर्च का आना बाकी है। तब तक कोविड गाइडलाइंस का हमें पालन करता रहना है, साथ ही साथ मास्क का प्रयोग करना है, 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है और इन सभी कोविड गाइडलाइंस के साथ ही फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर से करेंगे मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।